गाइस व्हाट्सअप, दिस इज AR प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमएड एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 6 का 14 ये 14वां अध्याय है जिसका नाम है जल। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश यानी किसी वजह से आपके परिवार को एक सप्ताह यानी एक हफ्ते तक प्रतिदिन 1 बाल्टी जल मिलता है और कल्पना कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए कि तब क्या होगा और क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे। इनके अतिरिक्त यानी इनके अलावा अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप हैं यानी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे बिना पानी के। तो यदि काफ़ी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा यानी जल हमें नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो पीने के अलावा यानी पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग यानी यूज़ करते हैं। तो चित्र 14.1 में दिखाया गया है कि क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं। तो देखो चित्र 14.1 में पानी के उपयोग दिखा रखे हैं। 14.1 हम कितने जल का उपयोग करते हैं। तो क्रियाकलाप 1 में प्रतिदिन के उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं और सारणी 14.1 में कुछ क्रियाकलापों की सूची दी गई है। इसी प्रकार की सारणी अपनी नोटबुक में बनाइए और अब पूरे दिन में आप क्या तथा आपके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्येक क्रियाकलाप यानी प्रत्येक एक्टिविटी जो हुई है उसमें यूज़ यानी प्रयुक्त जल की मात्रा नापनी है। तो आप मापन के लिए मग यानी एक मग्गा, गिलास, बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। तो सारणी 14.1 में किसी परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग होने वाले जल की मात्रा का अनुमान दिया गया है। तो क्रियाकलाप क्या है वो है और उपयोग हुआ जल की मात्रा वो आपको खुद लिखनी है। तो क्या क्या यूज़ है पानी में, पीने में जो हम पानी पीते हैं, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में और फर्श साफ करने में और कोई अन्य काम। परिवार में एक दिन में उपयोग हुए जल की कुल मात्रा इसको सबको जोड़ने के बाद आपने लिखना है। अब आप यह जान गए होंगे कि प्रतिदिन यानी डेली आपके परिवार में लोग कितने जल का उपयोग होता है, मतलब जल का कितना उपयोग होता है। और इस जानकारी का उपयोग करके आप यह गणना कर सकते हैं या कीजिए कि आपके परिवार को पूरे एक साल में या पूरे एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता या ज़रूरत होती है। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से विभाजित कर दीजिए। तो यह आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष की जल की आवश्यकता का ज्ञान कराएगी, यानी आपको पता लग जाएगा कि एक वर्ष में एक सदस्य कितना पानी यूज़ करता है। और पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं और अब आपको यह बोध हो जाएगा कि आपके शहर अथवा गांव के लिए एक वर्ष में कितना जल की ज़रूरत होती है यानी आवश्यकता होगी। बूझो, जिज्ञासु है मतलब जानने की इच्छा है उसे कि क्या हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समान मात्रा में जल उपलब्ध होता है। क्या ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ के लोगों को उचित मात्रा में जल नहीं मिलता। वे अपना काम कैसे चलाते हैं। तो आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई है जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। और क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकताएं इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित हैं। हम गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां तथा अन्य बहुत सी खाने की जो वस्तुएं हैं उनका डेली या प्रतिदिन उपयोग करते हैं। और हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनकी उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं पौधों से ही प्राप्त होते हैं। और क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या आप जल के कुछ और उपयोग सोच सकते हैं। हमारे उपयोग के लिए सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल की जो उपयोग है वो जल को उपयोग किया जाता है। और इसीलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि यानी वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन यानी बनाने के लिए भी होता है। 14.2 हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो अपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। आप में से कुछ कहेंगे नदियों से। हम नदियों, झरनों, तालाबों से करते हैं। अभी पहेली आपको यह बताना चाहती है कि किसी पुस्तक के एक पृष्ठ यानी पेज के उत्पादन के लिए लगभग 2 गिलास जल की आवश्यकता होती है। इतना जल यूज़ होता है।
अभी कुओं तथा हैंडपंपों से जल प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य यह कह सकते हैं कि हम जल टोटी से प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो टोटियाँ हैं उनमें जल कहाँ से आता है? जो चित्र 14.2 में दिखाया गया है, टोटियों के द्वारा जल है हम प्राप्त करते हैं, वह जल भी किसी झील, नदी या फिर कुएं से प्राप्त किया जाता है, और जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क द्वारा की जाती है। पाइपों का जाल होता है, उसके थ्रू देखो दिखा रखा है चित्र 14.2 में। नदियों, झीलों व या फिर कुओं से जल टोटियों में आता है। हम में से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का जो ढंग है वो अलग अलग हो सकता है। अंततः हम सबके जो जल के एक से ही स्रोत हैं, मतलब हम सबके जो जल के स्रोत हैं वो एक जैसे ही हैं, जैसे तालाब, झील, नदी या फिर कुआं। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया था कि इन तालाबों, नदियों, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है। तो बूझो चाहता है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे दिन की कल्पना करें कि जिस दिन जल की आपूर्ति टोटी द्वारा नहीं हो रही हो और अतः आपको स्वयं बहुत दूर से जल लाना पड़ता है। तब क्या आप जल की उतनी ही मात्रा का उपयोग करेंगे जितना अन्य दिनों में करते हैं? यानी आपको जल की अहमियत पता लग जाएगी। तो चित्र 14.3 में महासागरों ने पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेर रखा है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग, 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, लेकिन इस जल का जो अधिकांश है, ज़्यादातर जो भाग है वो समुद्रों तथा महासागरों में है। ओशन और क्या है, जो ओशंस होते हैं, और महासागरों में है सीज एंड ओशन। तो समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, लवण यानी बेस, एंड जिससे जल खारा यानी कड़वा हो जाता है और इसलिए नमकीन हो जाता है, इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त होता है, पीने के लिए सही नहीं होता, तथा अन्य घरेलू कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। और कदाचित आपने S.T. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई एक कविता है, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर की एक पंक्ति सुनी ही होगी आपने। हर जगह जल ही जल है, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। तो उसने लिखा है। तो यहाँ कवि महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुणा गाथा का उल्लेख करता है कि मान लो जो कोई महासागर में रुका हुआ है, जो नाविक है, और उसको पानी नहीं मिल रहा, पानी तो है लेकिन पानी पीने के लिए नहीं है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। और क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है कि आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता, और हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जल आपूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर करती है? तो महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में से कैसे पहुंचता है, और जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं यानी पूरी करते हैं। तो हमें ऐसा क्यों है, और ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जो जल है किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है जो हम यूज़ करते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में जानना आवश्यक है। तो 14.3 में जल चक्र। तो जल के विलुप्त होने की युक्ति, मतलब विलुप्त कैसे होता है उसका कारण। तो आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला हुआ जल है कुछ समय बाद सूख जाता है और यह जल विलुप्त यानी गायब होता हुआ लगता है या प्रतीत होता है। तो इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। और चित्र 14.4 वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। और यह जल कहाँ चला जाता है? चित्र 14.4 में एलगनी पर सूखते कपड़े, एलगनी मतलब जो तार होता है कपड़ों सुखाने के लिए। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है कि जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें से हमने नमक घुला हुआ क्या करा था, निकाला था, जिसमें नमक घुला हुआ था। तो हमने यह क्या पाया था कि जो जल है वो वाष्पित हो गया है तथा नमक क्या है, शेष यानी नीचे रह गया है।
और इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल क्या हो जाता है, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जो जल वाष्प है अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती है, लेके नहीं जाती, और इस प्रकार बनी जल वाष्प वायु का एक भाग बन जाती है और जिसे प्राय देखा नहीं जा सकता। और हमने यह भी पाया है कि जो जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य यानी ज़रूरी है। तो तथापि हमने यह देखा है कि जो खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जो ज़मीनी क्षेत्र हैं उन पे क्या होता है, जल जो है जल वाष्प में परिवर्तित होता है रहता है। और अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया है कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप, मतलब वाष्पन की वजह से नमक के जो ढेर हैं उनके रूप में एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और वाष्पन के लिए आवश्यक क्या है, ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है। तो आइए इसका पता लगाते हैं क्रियाकलाप 2 में। तो दो एक जैसी प्लेट लीजिए और एक प्लेट को सूर्य के धूप यानी प्रकाश में तथा दूसरे को छाया वाले स्थान पर रखिए। तो अब इन दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए। चित्र 14.5 में तो जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जल इधर उधर ना छलके और प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का निरीक्षण या परीक्षण कीजिए। देखिए उसको कि ये क्या जो जल है वो विलुप्त होता है यानी गायब होता दिखाई देता है। तो किस प्लेट का जल पहले जल्दी विलुप्त हुआ या ख़त्म हुआ, और जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है ये आपको पता करना है। तो दिन के समय सूर्य की किरणों महासागरों, नदियों और झीलों तथा तालाबों में भरे हुए जल पर पड़ती है और ये खेत तथा अन्य भूमि जो क्षेत्र हैं उन पर भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से इसके फलस्वरूप क्या होता है, इन सभी का जल निरंतर क्या है, वाष्प में परिवर्तित यानी बदलता रहता है, होता रहता है। और तथापि जल में घुले जो लवण है वो शेष यानी बचे रह जाते हैं। तो चित्र 14.5 में सूर्य के प्रकाश, धूप और छाया में जल का वाष्पन दिखाया गया है। क्रियाकलाप 2 में हमने यह देखा कि जो छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होती है, यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। और क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? तो हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की जो वायु है वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। और इस प्रकार जल के सभी खुले जो पृष्ठ हैं उनको वाष्पन की क्रिया से, जो वाष्प बनने की क्रिया है, होती रहती है। और इसके फलस्वरूप वायु में जो जल है वो वाष्प क्या है, निरंतर मिल जाती है। और तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है और यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की कुछ क्षति यानी नुकसान को हम बहुत कम देख पाते हैं और सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और क्या वाष्पन के वायु में अंतरित होने का अन्य कोई और प्रक्रम भी है? तो पौधे द्वारा जल की क्षति। तो आपने अध्याय 7 में भी पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधों के इस जल, मतलब ये जो जल है उसका क्या करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि बूजो वाष्पोत्सर्जन के विषय में पढ़ रहा है और उसने स्वयं से पूछा कि 1 किलोग्राम गेहूँ देने वाले जो गेहूँ के पौधे हैं वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने जल की नुकसान होता है, क्षति होती है। तो उसने पता लगाया कि यह क्षति लगभग 500 लीटर है, जो कि अनुमान है बड़े आकार की, अगर 25 बाल्टियों में जो भरे जल के बराबर है, सिर्फ एक पौधा। तो क्या अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि जो वन है, वनों में फसलों तथा घास के मैदानों द्वारा कुल मिलाकर जल की कितनी मात्रा की कमी होती होगी। तो पौधों जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का विशेष भाग क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रम होता है, उसके द्वारा जल का वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का परीक्षण किया था? तो वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह
जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसे कि हम देखेंगे। बादल कैसे बनते हैं? क्रियाकलाप 3 में जल से आधा भरा गिलास लीजिए और गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए। तो जल में कुछ बर्फ डालिए और 1 या 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए कि जल जो गिलास है उसके बाहरी पृष्ठ में होने वाले परिवर्तनों का प्रेक्षण कीजिए। चित्र 14.6 में दिखाया है। गिलास की जो बाहरी सतह होती है उस पर जल की बूंदें कहाँ से आती हैं? और बर्फ युक्त जो जल है उससे भरे गिलास की बाहरी जो सतह है बाहर की हवा को ठंडा कर देती है, और जो जलवाष्प है वो गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। यानी संघनित को क्या बोलते हैं? संघनित हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाता है उसका, और जिसकी वजह से संघनन के इस प्रक्रम को हमने अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में देखा था। तो 14.6 में बर्फ का वह जल से भरे गिलास के बाहरी पृष्ठ पर प्रकट जल की बूंदें दिखाई गई हैं। अब पहेली ने सर्दियों में प्रातःकाल घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें देखी हैं। तो क्या आपने भी कभी शीत ऋतु में प्रातःकाल पत्तियों पर या धातु के पृष्ठों जैसे लोहे की ग्रिल या तथा दरवाजों पर इसी प्रकार की ओस की बूंदें देखी हैं? तो क्या यह भी संघनन के कारण होता है? क्या आपने गर्मियों में भी प्रातःकाल ऐसे होता देखा है? तो जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने के में क्या होता है? संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और यह कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं तो तापमान जो होता है, ताप जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है तो क्या होता है? ठंडी होती रहती है, और पर्याप्त एक ऐसी ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें जो उपस्थित जलवाष्प है वो क्या हो जाता है? संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बन जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं जल कणिका, और जल कणिका कहते हैं इन्हें। और इनमें जो परिवर्तित हो जाती हैं, और ये छोटी सी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती हैं रहती हैं और हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। चित्र 14.7 इस प्रकार बनी हुई जो वस्तुएं, इस प्रकार बनी हुई जो बहुत सी जल कणिकाएँ हैं आपस में मिलकर एक बड़ा आमाप की जल की जो बूंद है वो बना लेती हैं। तो चित्र 14.7 में बादल दिखाया गया है। सर्दियों में प्रातःकाल धरती के पास बूझों ने कोहरा देखा है, और वह विचार कर रहा है कि क्या यह भी ठंडी धरती के पास जलवाष्प का संघनन है? क्या आप सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं, और विशेष परिस्थितियों में ओले और हिम के रूप में भी गिर सकती है। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है और बादल बनते हैं, और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः क्या होता है? धरती पर वापस आ जाता है। 14.4 पुनः महासागरों की ओर। तो वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है? तो प्राय समस्त भूपृष्ठ जो होते हैं महासागरों के तल से ऊंचे हैं, और वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा जो अधिकांश है जल वो क्या होता है? अंततः क्या है? फाइनली महासागरों में वापस चला जाता है, और यह विभिन्न ढंगों से होता है। तो पर्वतों पर हम हिम यानी बर्फ पिघलकर जल बन जाती है, और यह जल पहाड़ों के से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। चित्र 14.8 में दिखाया गया है। तो कुछ जल को वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है, और वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती हैं। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है, और वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त यानी गायब हुआ लगता है, और इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या होता है? चित्र 14.8 में वर्षा का जल दिखाया गया है, झरनों तथा नदियों के रूप में बहना। तो वापस वायु में चला जाता है। शेष जल जो है वो धीरे धीरे भूमि के नीचे इससे रिश्ता रहता है, और इस जल का अधिकांश भाग, ज़्यादातर भाग जो है हमें भूम जल के रूप में, भूमि के अंदर जो जल होता है उसके रूप में उपलब्ध हो जाता है, ग्राउंड वाटर। कुओं का जो भरना है वो भूमि जल से ही होता है, और इसी
प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल की ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जो जल होता है वो भौम जल से ही आता है। और जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहाँ पर भौम जल क्या होता है, प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। और अति उपयोग के कारण भौम जल में की जो स्तर है उसकी यह क्या हो जाता है, क्षति का चिंता का विषय बन जाता है, कम होती रहती है ना। तो पहेली एक चिंता को आपस में बांटना चाहती है कि उन क्षेत्रों में जहां भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है तो वहां वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। और बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर अधिकांश जमीन कंक्रीट यानी पत्थर से ढकी हुई होती है और ऐसी भूमि में जल का जो रिसाव है बहुत कम होता है, जिससे अंततः भौम जल जो होता है उसकी उपलब्धता प्रभावित होती है, हो जाती है। और वर्षा का जो बहता जल है वो अपने साथ मृदा यानी मिट्टी के ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाता है। तो अब हम यह जानते हैं कि भूमि की जो सतह है उस पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। और इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है और वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है। तो चित्र दिखा रखा है, जल चक्र दिखा रखा है 14.9 में। और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। और जल के इस प्रकार जो चक्रण है करने को जल चक्र कहते हैं। और चित्र 14.9 में समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम है और यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। 14.5 में यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा, तो वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न यानी अलग अलग होती है। और संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जबकि ऐसे स्थान भी हैं जहां पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। तो हमारे देश में अधिकांश मतलब ज़्यादातर जो वर्षा वन होते हैं मानसून के मौसम में होती है वर्षा। और विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। और बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर ही निर्भर करता है। परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 14.10 में भारी वर्षा से नदियाँ क्या हो जाती हैं। तो चित्र दिखा रखा है 14.10 भारी वर्षा के बाद का दृश्य। तो झीलों तथा तालाबों का जल स्तर बढ़ सकता है और ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। और यह खेतों, वनों, गांवों और शहरों को जलमग्न मतलब जल में मिल जाना जलमग्न कर सकते हैं। चित्र 14.11 में दिखाया गया है। आपने देखा भी होगा कि जो मुंबई है महाराष्ट्र में, वहाँ पे बहुत बुरा हाल होता है वर्षा के टाइम पे मानसून में। तो हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है। तो चित्र 14.11 में किसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दृश्य दिखाया गया है। तो बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बाहर बह जाते हैं। प्राय जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलाशय जीव थल भाग में फंसकर मर जाते हैं और वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। 14.6 में यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। तो वाष्पम एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, कमी होती रहती है। और क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है तो इसलिए मृदा जो सूख जाती है और उस क्षेत्र के तालाबों तथा और कुओं में जल का जो स्तर है वो लेवल जो क्या होता है गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। तो भौम जल की भी कमी हो जाती है और इससे सूखा पड़ सकता है। तो सूखे की जो स्थिति होती है उसमें खाद्यान्न है और जो चारा है वो प्राप्त करना बहुत मुश्किल या दुर्लभ हो जाता है। तो कदाचित हमारे देश का यह संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि कुछ इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पति का क्या होता है। आप अपने माता पिता तथा पड़ोसियों से चर्चा करके अथवा समाचार पत्रों उनके द्वारा क्या करना है, वे मैगजीन में पढ़कर इनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। 14.7
हम जल को कैसे संरक्षित यानी रोक के यानी बचा के रख सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो पृथ्वी पर उपलब्ध जो जल है उसका केवल एक छोटा सा ही भाग है, जो उस छोटा सा ही भाग ही पौधों, जंतुओं तथा मनुष्य के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश मतलब ज़्यादातर जो जल है वो महासागर में है, जिससे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता। और जब भूम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भूम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते और पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए जो उपलब्ध जल है उसकी मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। तो जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक साधारण सा दृश्य है। चित्र पॉइंट 14.12 में दिखाया गया है। तो खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की क्या होती है, अधिकाधिक मात्रा का उपयोग होता जा रहा है, हो रहा है। इन्हीं कारणों से जल जो संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है और इसलिए यह आवश्यक है, यह ज़रूरी है कि जल का ध्यान से विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ न हो। तो चित्र 14.12 में जल एकत्रित करने की एक लंबी कतार दिखाई गई है। 14.8 में वर्षा के जल का संग्रहण। तो संग्रहण में इकट्ठा करना। तो वर्षा के जल को इकट्ठा करना और उसका भंडारण, उसको रोक के रखना, करने के बाद में करके उसको बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपयोग है और इस उपयोग द्वारा वर्षा का जल इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। और वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्रित कीजिए। तो वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहां अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें हैं और मकाने होते हैं, तो यह नालियों में बह जाता है। और क्या ऐसा नहीं है कि इस प्रकार वर्षा का जो जल है उसका कुछ भाग बहकर नदियों का या झीलों तक पहुंच जाता है, तो जो कि बहुत दूरी पर हो सकता है, क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। तो वर्षा जल संग्रहण की यहाँ 2 तकनीकों का उल्लेख किया गया है। पहला है छत के रूप में वर्षा जल संग्रहण। तो इस प्रणाली में भवनों की छतों पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुँचाया जाता है। और इस जो चित्र दिखाया है, चित्र 14.11 में छत पर वर्षा जल संग्रहण दिखा रखा है। जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं, जिससे उपयोग करने से पहले हमें निस्यंदित करना आवश्यक है, उसको साफ करना ज़रूरी है। और इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा ज़मीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भूम जल की पुनः प्राप्ति करेगा। चित्र 14.11 में दूसरा विकल्प है कि सड़कों के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित जो वर्षा का जल है वो भूमि में सीधा पहुंचने दिया जाए। प्रमुख शब्द चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। जो प्रमुख शब्द हैं वो बादल, संघनन, सूखा, वाष्पन, बाढ़, ओला, महासागर, वर्षा जल संग्रहण, हिम, जलवाष्प और जलचक्र। तो अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का जो जल्दी ही आने वाली है। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।